9:51 झाले. मैं कौस्तुमी संजय कांबले सगो बर्वे माध्यमिक हिंदी शाला में कार्यरत हूँ। आज हम भूगोल विषय का दूसरा लेसन देखेंगे, आंतरिक हलचलें। उसमें देखो अभी ये न्यूज़पेपर का आप लोगों को एक न्यूज़पेपर दिखाया गया है जिसमें मृत्युचे तांडव बताया गया है, यानी वो भूकंप की वजह से हो गया है। उसमें ये नेपाल में भूकंप हुआ है जिसमें 1500 इतने लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर में वही बताया है कि भारत में 53 यानी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तिब्बत में 12 लोगों की और बांग्लादेश में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 मोटे हादरे यानी 2 बड़े झटके जो लगे थे भूकंप के कारण, तो उसका यानी काउंटिंग कितना होता है, यानी कितने तीव्रता से वो भूकंप हुआ था। तो वो रिश्टर, भूकंप को नापा जाता है रिश्टर में, तो ये यहाँ पे रिश्टर स्केल में दिया गया है। तो 7.9 रिश्टर से उसको यानी वहां तब से लेके 6.6 तक यानी क्या हुआ था, ये तीव्रता भूकंप की थी। और इसका केंद्र बिंदु जो था लालमुंज यानी नेपाल में था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसी न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो उसमें मृत्यु का कारण क्या था, तो मृत्यु का कारण यहाँ पे क्या बताया है, भूकंप बताया है। और इसकी तीव्रता कितनी थी, तो यहाँ पे तीव्रता कितनी बताई गई है, 7.9 रिश्टर स्केल से लेके 6.6 रिश्टर स्केल, यानी इतनी इसकी तीव्रता थी। और इस भूकंप से सबसे अधिक हानि कौन से देश को हुई थी, तो कौन से देश को हुई थी, नेपाल को हुई थी, क्योंकि नेपाल ही इसका केंद्र बिंदु रह चुका था, नेपाल का लामजुंग ये शहर। उसके बाद भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था, तो लालजुंग यानी नेपाल में था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं भूकंप यानी आंतरिक हलचलें जो होती है, तो उसके कारण यानी क्या क्या घटित होता है। तो पृथ्वी पर देखो कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, अभी मानव निर्मित आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं, ये 2 प्रकार की आपदाएं रहती है। तो इसमें हम लोग यानी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में देखेंगे। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, चक्रवात, हिमवर्षा, अतिवृष्टि, ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो उसमें क्या होता है, आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो जब यानी आंतरिक भू हलचल होती है तब ये भूकंप या ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक आपदाओं का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, यानी पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती है, यानी जितने भी सजीव पृथ्वी पर रहते हैं तो उन सबके लिए ये आपदाएं जो रहती है, यानी ये घटनाएं जो रहती है जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, तो ये क्या रहती है, आपदाएं होती है जो कि सजीव सृष्टि के लिए घातक होती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीव तथा वित्त हानि होती है। अभी सजीव की हानि यानी मानव की हानि होती, जो भी सजीव है उनकी हानि होती है, लेकिन उसके साथ साथ वित्त हानि यानी क्या, आर्थिक हानि होती है, जैसे कि धन की हानि होती है। तो इस पार्ट में हम लोग आंतरिक भू हलचलों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो आप लोगों को 2 आकृति बताई है, उसमें आकृति तो 2.2 है, उसमें अ है, और फिर 2 आकृति 2.2 ब है। तो यहाँ पे 2 आकृति दी है। तो पहली आकृति में आप लोगों को दिख रहा है कि एक मेज है, उसके ऊपर बहुत सारी कापियां रखी है, फिर उसके ऊपर डस्टर, चौक, रबड़ ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है। लेकिन दूसरे चित्र में आप लोगों को दिखाई देगा कि यानी वो सारी चीजें जो खड़ी थी वो एक नोटबुक निकालने के कारण क्या हो गई, नीचे गिर गई। समझ में आया, तो नीचे गिर गई। तो दूसरी आकृति में यानी 2.2 के अनुसार, यानी उस आकृति के अनुसार कापी के बाहर निकालने की वजह से क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऊपर जो चीजें रखी थी डस्टर वगैरह खड़ा करके, तो वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो इसका आप लोग निरीक्षण कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर और एक आकृति दी गई है, आकृति 2.3 अ और 2.3 ब। तो इसमें भी क्या दिया है, पहले आकृति में तो आप लोगों ने देखा कि
क्या किया था, नोटबुक निकालने के कारण वो सारी चीजें गिरी थी, लेकिन आकृति 2.3 में क्या बताया है, यानी सब वैसे ही सेम पोजीशन में नोटबुक रखी है और डस्टर, चौक, रबड़ ये सब खड़ा करके रखा है। लेकिन इसमें क्या किया है कि नोटबुक को ऐसे धक्का दिया है, देखो उंगली से आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि धक्का दिया है। तो यहाँ पे दूसरी आकृति में दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीजें धक्का लगने के कारण क्या हो गया, क्या हो गई है, नीचे गिर गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो आकृति 2.3 में नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यानी भूकंप और ज्वालामुखी ये घटनाएं पृथ्वी पर आंतरिक हलचलों के कारण होती है। जैसे कि इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दिया कि चीजें गिर गई, तो ये क्यों गिर गई, क्योंकि बुक को अंदर से धक्का लगा या नोटबुक को खींचा, यानी काफी को खींचा, तो उसके कारण ऊपर की चीजें गिर गई। तो ये आंतरिक हलचल होने के कारण ये घटनाएं घटी। तो भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रावार की ऊपरी परत में होती है। प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि ये हलचलें जो है यानी भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें जो रहती है वो मुख्यतः कहाँ पे रहती है, प्रावार में। 8वीं में आप लोगों को एक लेसन है पृथ्वी का अंतरंग, तो उसमें वो पूरा पृथ्वी का अंतरंग जो है तो उसका आकृति बताई गई है। तो उसमें प्रावार का जो स्तर रहता है तो उसमें ये आंतरिक हलचलें होती है। और प्रावार के ऊपरी भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो रहते हैं उसको बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अधिक मात्रा में ये पदार्थ होने के कारण इसमें क्या हो जाती है, ये ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यानी हमेशा ये क्या रहती है, चंचल रहती है, यानी हमेशा हिलती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती है। ऊर्जा के इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती है। तो देखो यहाँ पे यानी ये हमेशा आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्माण होती रहती है। अस्थिरता यानी क्या, ये तरंगे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रहती है। इसके कारण यहाँ पे यानी ये आंतरिक हलचलों के यानी आंतरिक हलचलें होती है। तो आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण 3 दिशा में हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ज्वालामुखी यानी भूकंप, आंतरिक भू हलचलों के कारण, जैसे कि भूकंप का निर्माण हमने पहले पिक्चर में देखा था, जो कि नेपाल का यानी नेपाल में जो भूकंप हुआ था उसका न्यूज़पेपर का फोटो था। और यहाँ पे ये ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी भी यानी भूकंप के सॉरी आंतरिक भू हलचलों के कारण होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण। तो आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण, इसमें देखो वर्गीकरण का आधार और भू हलचलों का वर्गीकरण, ऐसे 2 कॉलम दिए तो उसमें गति, दिशा और भूरूप, ये वर्गीकरण 3 यानी 3 भागों में इसका वर्गीकरण होता है। तो पहला गति का हम देखेंगे, तो गति में देखो मंद भू हलचल यानी जो कि निरंतर उत्सर्जन होता है, यानी उसका यानी निरंतर ये चलती रहती है। भू हलचलें जो है वो कंटिन्यू यानी ये निरंतर यानी कंटिन्यू चालू ही रहती है। और उस जैसे पर्वत एवं महाद्वीपों की निर्मित, और ये मंद भू हलचलों के कारण क्या होता है, पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती है। उसके बाद दूसरा ब देखो, द्रुत भू हलचल यानी अत्यंत विनाशकारी होती है। द्रुत भू हलचल यानी क्या, यानी बहुत फास्ट रहती है, यानी अचानक आ जाती है, यह अत्यंत विनाशकारी होती है। और ये भू हलचलें जो रहती है विनाशकारी होती है, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी। तो आप लोगों को तो पता है भूकंप से भी हानि होती है, ज्वालामुखी से भी यानी जीवित हानि भी होती है, वित्तीय हानि भी होती है। तो ये द्रुत भू हलचलें जो रहती है वो बहुत ही विनाशकारी रहती है, घातक रहती है। उसके बाद है दिशा। दिशा में देखेंगे क्षैतिज समांतर भू हलचलें, तो ये क्षैतिज समांतर हलचलें रहती है। उसके बाद ब है ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी भू हलचलें, तो ये ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी ये भी 2 भू हलचलें दिशा के आधार पर होती है। उसके बाद है भूरूप। भूरूप में महाद्वीप और महाद्वीप में द्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाली यानी ये हलचलें होती है, यानी जिससे क्या हो जाता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा है पर्वत युक्त, यानी जिसमें वलीकरण भ्रंश की प्रक्रिया, यानी पर्वत जो रहते हैं तो इसमें वलय
और भ्रंश की निर्मित होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज के लेसन में देखेंगे मंद भू हलचलें। तो इससे यानी पर्वत और महाद्वीपों की जो निर्मित होती है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मंद भू हलचलें देखिए अभी। तो मंद भू हलचलों में देखो यानी ये भूपटल पर पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। यानी ये मंद भू हलचलों के कारण यानी भूपटल पर पर्वत की निर्मित होती है और महाद्वीपों की निर्मित होती है। तो यहाँ पे ये यानी चार्ट आप लोगों को दिया है मंद भू हलचल का। तो इसमें आप लोगों को दिखाई देगा परिणाम। परिणाम में देखो लहरों की हलचलों की दिशा यानी ये दिया है। तो उसमें पहला आता है दबाव। दबाव में देखो लहरें जब एक दूसरे की ओर आती है, जो एरो आप लोगों को एक दूसरे की ओर दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, दबाव आ जाता है। और तनाव यानी क्या, यही लहरें जो क्या हो जाती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है, यानी जिससे तनाव निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो कठोर चट्टान पर होने वाला परिणाम, यानी दबाव का और तनाव का कठोर चट्टान पर क्या परिणाम होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो कठोर चट्टान पर क्या हो जाता है, भ्रंश तैयार हो जाती है दबाव के कारण। यानी चट्टान जो है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के पास आने के कारण यानी इसमें भ्रंश निर्माण हो जाता है। और फिर यहाँ पे तनाव में क्या हो जाता है, उसमें दरार आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों को आकृति में, दूसरी आकृति में दिखाई दे रहा होगा कि उसमें थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, यानी वो तनाव से क्या हो गया, यानी भ्रंश तैयार हो गया, वहां पे गैप आ गया है। उसके बाद देखो कोमल चट्टानों पर होने वाला परिणाम। अभी यहाँ पे कोमल चट्टान पर भी क्या है, वलय तैयार हो जाते हैं। ये ऊपर का जो हमने सेकंड कॉलम देखा उसमें क्या है, कठोर चट्टानों पर होने वाला परिणाम। और लास्ट जो है वो कोमल चट्टानों पर, कोमल यानी क्या, मृदु चट्टान जो सॉफ्ट रहते हैं वो चट्टान। तो यहाँ पे वलय तैयार हो जाती है। और यहाँ पे तनाव आ जाता है, तनाव के कारण भ्रंश तैयार हो जाते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो निर्मित करने वाले, पर्वत निर्मित करने वाली हलचल। तो अभी पर्वत किस तरह से तैयार होते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक कागज की पट्टी लेनी है, आकृति 2.5 में दिया गया है। देखो यानी एक कागज की पट्टी ली गई है और उस कागज की पट्टी को यानी क्या करना है, अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथ रखने हैं दोनों छोर पर। और फिर आगे जाके उसको क्या करना है, यानी दबाव देना है, यानी दबाव देकर दोनों हाथ से उसको बीच की तरफ से, यानी जो उसका केंद्र बिंदु है, यानी बीच वाला भाग जो है उसको ऊपर उठाना है। तो इसमें देखो आकृति 1 में आप लोग यानी सॉरी आकृति 2.5 में दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल पट्टी ली है, दोनों हाथ रखे हैं। फिर दूसरी आकृति में आप लोगों को दिखाई दे रहा है आकृति 2.5 में, यानी बीच वाला जो भाग है वो ऊपर उठ गया है, तो उसको क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। यानी वो मोड़ जो आया बीच में तो उसको वलय कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पट्टी को दोनों छोर से केंद्र बिंदु की ओर दबाव दिया गया तो पट्टी सरक जाती है और पट्टी मोड़दार बन जाती है। यानी पट्टी क्या हो जाती है, मोड़दार बन जाती है दोनों तरफ से दबाव देने के कारण। उसी प्रकार स्थलमंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय यानी मोड़ निर्मित होते हैं। यानी इसी प्रकार से स्थलमंडल में ये मोड़ तैयार हो जाते हैं, यानी वलय तैयार हो जाते हैं। तो अभी वलित पर्वत, तो जो ये वलय तैयार हो गए, यानी हमने पट्टी की सहायता से देखा, कागज की पट्टी की सहायता से देखा है किस तरह से वलय तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार से वलित पर्वत किस प्रकार से तैयार होते हैं, वलित यानी मोड़दार पर्वत। तो उसमें देखिए पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है, यानी आंतरिक भाग क्या होता है, ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों पर परतों पर क्षैतिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है। यानी मृदु चट्टान पर क्या हो जाता है, दबाव आ जाता है, समांतर दबाव आ जाता है। फलस्वरूप उनमें वलय निर्माण होते हैं। यानी ये जो पहली आकृति में आप लोगों को दिख रहा है आकृति 2.6 में, तो इस प्रकार से वलय तैयार हो जाते हैं। और ये वलय जो है वो अगर दबाव तीव्र रहेगा, यानी दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। यानी अधिक दबाव रहेगा तो वलय जो है वो अधिक मात्रा में यानी तीव्र मात्रा में वलय तैयार हो जाते हैं।
परिणामतः भूमि में उथल पुथल होने लगती है और ये ऊर्जा के कारण यानी इस तरह से वलय तैयार हो जाते हैं तो जमीन के अंदर उथल पुथल हो जाती है जिससे भूपृष्ठ भाग ऊपर उठता है। सॉरी इस यानी जिससे क्या हो जाता है पृष्ठ भाग यानी जो पृष्ठ भाग है समांतर रहता है वो क्या हो जाता है बीच का उठ जाता है दोनों तरफ से दबाव आने के कारण और वलित पर्वतों की निर्मित होती है। तो इस तरह से पर्वतों की निर्मित दिखाई देती है जिसमें हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत है। आकृति 6.2 और यहाँ पे देखो आकृति 6.6 सॉरी 2.6 ब यानी ये क्या है हिमालय का एक हिस्सा है। हिमालय ये पर्वत भी क्या है वलित पर्वत है। यानी आप लोगों को हिमालय पर्वत पता है लेकिन हिमालय की ऊंचाई जो है वो दिन ब दिन क्या हो रही है बढ़ रही। हम लोगों को उतना ही दिखता है लेकिन ये हमेशा यानी ये क्या है मंद भू हलचले इसके हिमालय के अंदर चलती रहती है और इसके कारण यानी यहाँ पे वलित पर यानी हिमालय जो है उसका वलित पर्वत में इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हिमालय पर्वत का यानी हिमालय पर्वत के यानी कुछ भाग का हिस्सा बताया गया है जो कि वलय के कारण निर्माण हुआ है। फिर आप लोगों को देखो फिर से वही है पहले तो हमने कागज की एक पट्टी ली थी उसमें क्या किया था दोनों तरफ से दबाव दिया था तो क्या हो गया था यानी वलय तैयार हो गया था। अभी इस आकृति में क्या किया गया है पट्टी सेम साइज की ली है आकृति 2.8 में देखिए यानी जैसे 30 सेंटीमीटर की पट्टी ली थी वैसे ही यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर की पट्टी ली है दोनों हाथों में पकड़ा है लेकिन इसमें क्या किया है तनाव दिया है यानी दोनों तरफ से खींचा है। तो दोनों तरफ से खींचने के कारण देखो आकृति 2.8 उभव में क्या दिखाई दे रहा है यानी पट्टी जो है वो बीच में से यानी टूट गई है फट गई है इस तरह से दिखाई देता है। तो वही क्या होता है इसी प्रकार से स्थल मंडल में भी क्या हो जाता है भू हलचलें विपरीत दिशा में होती है तब तनाव निर्मित होकर भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती है। तो स्थल मंडल में यानी ऐसे ही तनाव की स्थिति अगर तैयार हो जाती है यानी विपरीत दिशा में ये ऊर्जा यानी वह ऊर्जा का वहन होता है तब यानी क्या हो जाता है इस तरह से दरारें भूपृष्ठ पर आ जाती है। तो उससे क्या हो जाता है भ्रशंत पर्वत की निर्मित होती है भ्रंश घाटी की निर्मित होती है। तो अभी भ्रशंत पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षैतिज के समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। देखो तो आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षैतिज समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगे जब चट्टानों पर तनाव तब चट्टान निर्माण होता है तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। यानी यही ऊर्जा तरंगे जो है क्षैतिज समांतर रहती है लेकिन ये क्या करती है एक दूसरे से दूर जाती है तब इसमें तनाव निर्माण होता है। और यानी तब क्या हो जाता है यहाँ पे ये देखिए इस आकृति में देखिए तो ये भ्रंश भ्रंश कहलाया जाता है जिससे ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे यानी पहला जो बताया था वो मृदु चट्टानों का बताया था यहाँ पे कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से दबाव पड़ता है और उसी इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठता है तब ये टीहे के समान दिखाई देता है। यहाँ पे ये आकृति देखिए 2.9 यानी दबाव का प्रभाव यानी यहाँ पे क्या किया गया है यानी चट्टान पर दोनों तरफ से यानी ये कौन सी चट्टान है कठोर चट्टान है तो दोनों तरफ से क्या हो गया इसमें दबाव आ गया तो बीच वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद यानी उसका ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को वो क्या रहता है टीहे के जैसे रहता है यानी समांतर रहता है सपाट रहता है और उसमें कोई शिखर दिखाई नहीं देते लेकिन उसका ढलान जो रहता है वो तीव्र रहता है। इसको हम लोग भ्रशंत पर्वत कहते हैं। ये दबाव के कारण इस तरह से यानी भ्रशंत पर्वत की निर्मित होती है। तो ये ऐसे
पर्वत जो है वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, भारत में मेघालय का पठार है। तो ये पठार जो दिखाई दे रहा है ये भ्रशंत पर्वत का उदाहरण है, यानी ये दबाव के कारण तैयार हो गया है। ये आकृति 2.9 व मेघालय का पठार, यानी इसमें ये आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आप लोगों को सेम वैसे ही करना है, यानी 3 आकृतियां ले सॉरी 3 समान आकार वाली काफियां लेनी है। वो मेज पर 2-3 सेंटीमीटर के अंतर में रखकर मजबूत पकड़े और उसमें से कुछ काफी को एक दूसरे से थोड़ा दूर करे तो क्या होता है उसका निरीक्षण। तो यहाँ पे देखो ये आकृति आप लोगों को दिखाई देगी 2.10 भ्रंश घाटी। तो इसमें क्या होता है, भूपृष्ठ पर क्षैतिज समांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती है तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। देखो ये हलचलें जब विपरीत दिशा में होती है, विपरीत यानी क्या, विरुद्ध दिशा में जाना, तब यानी इसका चट्टानों पर तनाव निर्माण हो जाता है और उससे क्या हो जाती है, चट्टानों में दरारें पड़ जाती है जिससे भ्रंश निर्माण होते हैं। तो इस तरह से भ्रंश दिखाई देते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, यानी चट्टान का दोनों तरफ से यानी चट्टान जो है वो साइड में हो जाती है और बीच का जो भाग जो है वो नीचे धंस जाता है। तो इससे यानी इस प्रकार से भ्रंश तैयार हो जाते हैं। ये आकृति में आप लोगों को दिख रहा है। परिणामतः दोनों भागों की चट्टानें दूर हो जाती है। तो देखो यानी दोनों साइड की चट्टानें दूर हो जाती है और चट्टानों की समानता नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे समानता दिखाई नहीं देगी क्योंकि बीच वाला भाग जो है वो नीचे धंस गया है और दोनों चट्टानों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भ्रंश घाटी। तो कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है। तो वही सेम यानी भूपटल में तनाव आने के कारण यानी दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला जो भाग रहता है वो नीचे धंस जाता है। जैसे ऐसे धसे हुए भाग को ही भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो ये बीच वाला भाग जो है इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। तो देखिए आकृति 2.10 में भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती है। तो देखो यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिखाई देगा दोनों ढलानें जो है इसकी तीव्र रहती है, जैसे भ्रशंत पर्वत का भी तीव्र ही रहती है ढलान। तो यहाँ पे फिर से जैसे भारत में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, तो ये भारत की नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये भ्रंश घाटी है जो नर्मदा नदी की है। ठीक है, तो नर्मदा नदी तो भारत में ही आप लोगों को पता है। तो ये बीच वाला भाग नीचे धंसने के कारण दोनों साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है पहाड़ दिखाई देता है। तो अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली में यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी, यानी ये भ्रंश घाटी के उदाहरण है। उसके बाद है हलचलों से निर्मित महाद्वीप। तो पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचलें होती रहती हैं। तो देखो यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु रहता है, वहां से यानी भूपटल की ओर हमेशा यानी मंद हलचलें जो रहती है वो कंटिन्यू चालू ही रहती है। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उड़ जाता है और ये हलचलें कंटिन्यू चालू रहने के कारण यानी इसका भूपटल का जो विस्तृत भाग रहता है वो ऊपर उठ जाता है अथवा धस जाता है या नीचे धस जाता है। भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उठ जाने से महाद्वीपों की निर्मित होती है। तो देखो अगर आप लोगों को पता है समुद्र के बीचों बीच यानी एक महाद्वीप रहता है, यानी जिसके चारों तरफ पानी रहता है। तो ये कंटिन्यू समुद्र के अंदर यानी जो हलचलें रहती है चालू रहती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये महाद्वीप जो है इस तरह से तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई भाग जो रहता है वो नीचे भी धंस जाता है, तो वहां पे समुद्र की निर्मित होती है। तो इस तरह से यानी भाग ऊपर उठने के कारण भी यानी महाद्वीप तैयार हो जाते हैं या धंसने के कारण समुद्र की निर्मित होती है। अतः इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलें कहते हैं। इन हलचलों से विस्तीर्ण मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है। ऐसे समय में वह भूभाग
समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। तो देखो यानी ये यानी भूभाग नीचे धंसने की वजह से क्या हो जाता है, समुद्र सतह से नीचे चला जाता है, लेकिन वही भूभाग जो है वो समुद्र तल के सतह का भाग भी बन सकता है। हेलो, हेलो।